एक आदमी 4 साल से जेल में बंद है और आपने 27 बार उसकी अपील को स्थगित कर दिया। 27 बार। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा। इसके साथ ही CBI को भी कटघरे में खड़ा किया। सोचिए, लगातार जेल में बंद रहते हुए 4 साल से एक व्यक्ति 27 बार हाईकोर्ट जाता है और मिलता है स्थगन। चीफ जस्टिस भी सुनकर चौंक गए। पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे हाल ही में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका के उस फैसले की, जिन्होंने उसमें आर्टिकल 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सजा नहीं देने का फैसला सुनाया। आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत कर दिया, मगर मामला बड़ा दिलचस्प है। पूरी बात जानने के बाद आप भी जज साहब को थैंक यू बोलेंगे। वैसे याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 से वही शक्ति मिलती है जिसे भाजपाई सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खत्म करने की वकालत करता है, क्योंकि ये पूर्ण न्याय की शक्ति देता है। लगे हाथ सवाल ये भी करेंगे कि जिस जज के घर में करोड़ों का जला हुआ कैश मिला, क्या भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है और पल्ला भी झाड़ लिया है, यानी सब कुछ प्रेसिडेंट और PM मोदी पर छोड़ दिया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से ऐसा काम करते हुए दिखने लगे हैं कि लोग फिर से सवाल करने लगे कि आखिर देश का प्रधानमंत्री है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या राहुल गांधी? वैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने एक और गंभीर सवाल उठाया है कि क्या अब भारत के लिए पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है, और क्या इसका कारण नरेंद्र मोदी सत्ता की सरेंडर नीति है? ये वाला मसला बेहद गंभीर है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि एक न्यूज एजेंसी ने लोकहित इंडिया के इस चैनल पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही आपका ये चैनल गायब हो सकता है। इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस GST का भुगतान करना है। ये रकम इतनी बड़ी है कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने कई सारे लिंक दे रखे हैं, जैसे WhatsApp, टेलीग्राम और ट्विटर का। यहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए ताकि जुड़े रहें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी रामराज की इस घटना को देखिए। यहाँ के बिजली कर्मी मुख्यमंत्री की भाषा में ही राज्य की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। वाराणसी में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया और नारा लगाया, पोस्टर लहराया कि न बटेंगे न कटेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग भी की। निजीकरण के खिलाफ और ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। इनका कहना है कि निजीकरण जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल बड़े बड़े रामराज में ऐसी छोटी समस्याएं होती रहती हैं, टेंशन नहीं लेने का। बिजली जितनी महंगी होगी, राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान उतना ही बढ़ता जाएगा। अब पहले विशेष चिंता वाली बात कर लेते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उस पर आएंगे। अभी की विशेष चिंता यह है कि भारत का भविष्य कैसा होगा पड़ोसियों को लेकर। मगर उससे पहले सवाल यह है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत के लोग अपनी समस्याएं किसको सुनाएं और भारत की स्थिति के बारे में देश की जनता को कौन बताएगा? कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक बार नहीं बल्कि कई बार। अब तक कम से कम 8 बार ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने सीज फायर कराया, और हमारे वाले की जबान से अब तक एक शब्द नहीं फूटा इस मामले में। एक बार भी नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कम से कम सामने आकर झूठा दावा ही कर देते। इसमें तो मास्टरी भी है आपकी, मगर इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि देश में चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए, चाहे जितने लोग भी मर दिए जाएं, देश का मुखिया कभी मौके पर नजर नहीं आता, लोगों के सुख दुख में नजर नहीं आता। सोचिए, मणिपुर 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जल रहा है। विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद मणिपुर गए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी चले गए, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो कई बार चले गए। लोगों का हाल चाल लिया, वहां की समस्याएं देश के सामने रखी। इसी तरह से पहलगाम हमले में बहुत सारे लोगों की हत्या की गई। राहुल गांधी उनमें से कईयों के घर पहुंचे। इससे पहले भी तमाम घटनाओं में पीड़ित परिवारों के यहाँ राहुल गांधी पहुंचते रहे, अस्पतालों से लेकर घर तक का दौरा करते रहे, और अभी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के पास भी पहुंच गए। स्कूली बच्चों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, कहा कि आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, मेहनत करो बच्चों, पढ़ाई करो, खूब खेलो, अन्य बच्चों के साथ दोस्ती करो। राहुल गांधी ने लिखा कि इन परिवारों से मिला, टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खो देने की दर्द भरी दास्तां। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा। राहुल गांधी ने पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान को खुद जाकर मौके पर देखा और उसकी वीडियो भी शेयर किया। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि हुजूर ऐसी परिस्थितियों से देश की जनता को बचा तो नहीं पाए, मगर कम से कम दुख बांटने ही चले जाते।
10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद चले जाते, मगर वो करने का समय भी आपके पास नहीं है। इनके पास चुनावी राज्यों में जाकर डायलॉगबाजी करने का समय है, ये बकवास करने का समय है कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। मन की बात करने के लिए भी टाइम है, मगर देश की जनता के दुखों को बांटने, उनकी समस्याओं को सुनने, उसे हल करने का टाइम नहीं है। सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष यदि इतना सब कुछ कर सकते हैं और प्रधानमंत्री हर संकट की घड़ी में गायब रहेंगे, तो देश की जनता अपना प्रधानमंत्री किसे समझे? आखिर कोई मुल्क अपना नेता क्यों चुनता है? इसीलिए ना कि वो देश का ख्याल रखेगा, देश की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा, लोगों के सुख दुख में काम आएगा। मगर हुजूर के लिए देश खाली कुछ धन्ना सेठ ही नजर आते हैं, उनके साथ हमेशा नजर आएंगे और अपने सहयोगी नेताओं के साथ। आम जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। उधर भारत की सुरक्षा को लेकर और पड़ोसियों से खतरे को लेकर एक नई घंटी बजने लगी है। तमाम बुद्धिजीवी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान ने अपना गठजोड़ बनाया है, ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने जो लिखा है, इसे जरा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। इन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भले ही रैलियों में गरजते बरसते रहे, मगर सच्चाई यह है कि अब उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जबरदस्त चक्रव्यूह रच डाला है। अभी तक भारत केवल इतना सोचता था कि चीन पाकिस्तान को युद्धक विमान और मिसाइल वगैरह दे रहा है और भारत पाकिस्तान की तुलना में और बेहतर हथियारों से पाकिस्तान को परास्त कर सकता है। मगर अब चीजें काफी हद तक बदल गई हैं और बदलती जा रही हैं। ये हमने अभी पाकिस्तान पर हमले के दौरान भी देखा, जब चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसने हमारे विमानों को गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। जाहिर है कि पाकिस्तान चीन की मदद से काफी मजबूत हो गया है। चीन अब उसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 भी देने जा रहा है, मगर बात अब हथियारों से ज्यादा रणनीति की हो गई है और इसमें वो भारत से आगे निकलता दिख रहा है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान की मदद से भारत की घेरेबंदी कर डाली है। खबरें आ रही हैं कि उसने अफगानिस्तान को भी पटा लिया है, अब बांग्लादेश को भी चारा डाल रहा है। साफ है कि अब भारत को अकेले पाकिस्तान से नहीं, कई देशों के साथ लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। ये भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकियों का इस्तेमाल करेगा ही। यानी भारत अगर पाकिस्तान से लड़ने जाएगा तो उसे कई फ्रंट वार में उलझना पड़ सकता है, जो कि बहुत भारी पड़ेगा। इस घेरेबंदी का एक मतलब ये निकलता है कि अब पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा, उसकी रणनीति क्या होगी। देख लिया आपने, एक तरफ देश भर में सांप्रदायिक नफरत फैलाकर भारत को भीतर से कमजोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगभग सारे पड़ोसी देश मिलकर चीन की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, चीन और पाकिस्तान के इस गठजोड़ के खिलाफ राहुल गांधी सालों पहले चेता चुके हैं। वो काम भी उन्होंने ही किया, यानी नेता प्रतिपक्ष ने किया। प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक तैयारी करने की बजाय उसे क्लीन चिट देते रहे। चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और हुजूर कहते रहे कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि देश की तमाम समस्याओं पर और आने वाली समस्याओं पर चेतावनी देने के लिए राहुल गांधी काम आते हैं, लोगों के दुखों को बांटने के लिए विपक्ष का नेता काम आता है और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काम आते हैं? तो फिर असल में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? क्या खाली सेठों को धंधा दिलवाने के लिए, विदेशों की डीलिंग सेट करवाने के लिए हमने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद सख्त और ईमानदार छवि वाले जज कहे जाने वाले जस्टिस ओका रिटायर हुए हैं और आखिरी दिन इन्होंने जो फैसला दिया उसकी खूब चर्चा हो रही है। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस ओका की बेंच ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी की सजा माफ करने का, यानी सजा न सुनाने का फैसला सुनाया। जस्टिस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को सजा न देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में भले ही अपराध हो, लेकिन पीड़ित लड़की ने इसे कभी अपराध की तरह नहीं देखा। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पीड़ित लड़की को सामाजिक दबाव और कानूनी प्रक्रिया के चलते बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है। लड़की अब बालिग हो चुकी है और आरोपी के साथ शादी भी कर चुकी है, अपनी जिंदगी में खुश है। कोर्ट ने कहा कि इस केस के तथ्य आंखें खोल देने वाले हैं, हमारे कानूनी सिस्टम की कमियों को दर्शाता है। इस केस में समाज ने लड़की को जज किया, उसके घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे अपने प्रेमी को बेगुनाह साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि लड़की आरोपी के साथ भावात्मक रूप से जुड़ी हुई है, उसके साथ शादी कर चुकी है, उनका बच्चा भी है। अब इन परिस्थितियों के मद्देनजर हम आर्टिकल 142 के तहत सजा न देने का फैसला ले रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि जस्टिस ओका से शायद ही किसी को कोई शिकायत होगी, उनको एक शानदार जज के रूप में याद किया जाएगा। यानी दुष्कर्म के आरोपी को सजा न देना ही जब पीड़िता के पक्ष में हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल किया। उधर चीफ जस्टिस गवई की बेंच के सामने एक ऐसा मामला पहुंच गया कि वो भी हैरान रह गए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। दरअसल एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगा और वो पिछले 4 साल से जेल में बंद है। खबरों के अनुसार इस
व्यक्ति के खिलाफ 33 मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और इसके बाद धोखाधड़ी के मामले में लक्ष्य तंवर नाम का व्यक्ति लगातार 27 बार हाईकोर्ट में अर्जी दे चुका है और हर बार स्थगन हो जाता है। स्थगन की संख्या देखकर चीफ जस्टिस भी भड़क गए। हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि 27 बार स्थगन हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में हाईकोर्ट से कम ऐसी अपेक्षा तो नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने सवाल किया इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से के संबंधित मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 बार स्थगित कैसे कर सकते हैं आप। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया, मगर इन सब के बावजूद वो सवाल हर बार की तरह अनुत्तरित रह जाता है। संविधान का पालन नहीं करने वालों को सजा कब मिलेगी, क्योंकि बातों से डांट कर फटकार कर ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अगर होते तो अब तक सुधार हो चुका होता। सुधार का न होना, एक ही गलती का बार बार दोहराया जाना इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि अदालतों में बैठे जज हों या पुलिस या सिस्टम हो या कोई अन्य व्यवस्था, ये बातों के भूत तो नहीं है। मगर इंतजार करते रहिए, बार बार एक ही गलती दोहराने वालों को सजा कब मिलेगी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में कब आएगा। अब जरा इनसे मिलिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा, जिनके घर में करोड़ों की जली हुई नोट पकड़ी गई, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसका वीडियो रिलीज किया। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मैथ्यूज ने एक याचिका लगाई। मांग की गई कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो वहां जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को जारी प्रेस नोट के अनुसार इस घटना की जांच करने वाली आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट पहले से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। तो बेहतर होगा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर आ रहे हैं एफआईआर करने के लिए, वो या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, इसे प्रेसिडेंट और पीएम को भेज दिया गया है, और यदि आप परमादेश रिट की मांग कर रहे हैं तो पहले आपको उन अधिकारियों के समक्ष जाना होगा जहां पर यह मुद्दा लंबित है, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाइए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इंटरनल जांच रिपोर्ट में क्या है ये न तो हम जानते हैं न आप जानते हैं। रिपोर्ट जिन्हें दी गई है अब उन्हें कार्रवाई करनी है, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को करनी है। और यदि ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तब आप फिर से सुप्रीम कोर्ट आइए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वैसे एक बात और समझने वाली है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उस वक्त कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, यानी जब इस्तीफे की मांग हुई तो वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तीफा देने से इनकार किसके भरोसे या किसके दम पर किया गया होगा। लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर सीजेआई खन्ना ने इस्तीफा मांगा है, इसका मतलब है कि गड़बड़ी पकड़ी गई है। और जो वीडियो वायरल हुआ था जली हुई नोटों का, वो तो हमने देखा ही था। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने का हमारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। इतना तगड़ा है कि विपक्ष के तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को खोज के एकदम लेंस लगा के खोज के अपने साथ मिला लेते हैं। बाकी देखते जाइए, जो होगा पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।